हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को आज के इस वीडियो में बिहेवियर साइंस के, जिसमें सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के 30वें नंबर का वीडियो है। और यह आप लोग के लिए जीएनएम का फर्स्ट ईयर का है। माय डियर, आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि आप लोग को पता है कि समाज वाला क्वेश्चन इस बार आने की बहुत बहुत संभावना है। तो इससे पहले समाज क्या होता है हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, इसका प्रकार भी पढ़ा चुके हैं। वीडियो इससे 29वां नंबर का वीडियो समाज के ऊपर ही था। वहाँ पे समाज के प्रकार और समाज जो है पढ़ाया गया था, समझ गए। आज की इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, मैंने उस वीडियो में कहा भी था कि समाज के लक्षण अगले वीडियो में करेंगे। तो आज हम लोग समाज के लक्षण करेंगे, साथ में प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह और प्राथमिक और द्वितीयक समूह की क्या विशेषता है यहाँ से भी हम देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह के बीच में अंतर बहुत बार पूछा गया है 5 नंबर में। तो ये आपको देखना पड़ेगा, वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देख लीजिए, बिहेवियर साइंस कर रहे हैं जिसमें साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों है। तो आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं यह आपके समाज शास्त्र से है, सोशियोलॉजी से है। वीडियो नंबर 30वां है ओवरऑल और जीएनएम फर्स्ट ईयर के लिए। तो चलिए करते हैं शुरू। माय डियर, आपके सामने में है समाज के लक्षण या विशेषता को लिखना है। समाज के क्या कैरेक्टरिस्ट होता है, क्या सोसाइटी का जो है विशेषता होता है, क्या लक्षण है। आज इस लक्षण को हम लोग देखेंगे। एग्जाम में आपसे सिंगल प्रश्न 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि समाज के लक्षण बताएं। तो समाज के यही लक्षण है। चलिए कौन कौन से लक्षण है देखिएगा। तो आप लोग को पहले ही पता है, हम लोग पढ़े हैं कि समाज क्या है। समाज एक सामाजिक संबंधों का एक जाल है। समाज नॉर्मली कहा जाए तो यह एक संबंधों का जाल है, जिसमें एक दूसरे के बीच में संबंध को बताता है, समझ गए, वही समाज होता है। समाज एक अमूर्त है, सोसाइटी इज अब्स्ट्रैक्ट। आपको सबसे पहला इसका विशेषता ये ध्यान में रखना है कि समाज अमूर्त है। अमूर्त कैसे है? समाज एक अमूर्त अवधारणा है, क्योंकि यह व्यक्तियों का समूह न होकर उसमें पनपने वाले सामाजिक संबंधों का जाल है। मैंने पहले ही बताया कि समाज एक सामाजिक संबंधों का जाल है। अब ऐसा नहीं है कि समाज जो है आपका व्यक्तियों का समूह होता है, समझ गए। समाज ऐसा नहीं है कि कहीं पे 10 व्यक्ति खड़ा हो गया तो उसका जो है यह एक जो है समाज बन जाता है। वो तो समूह हो जाएगा कि जैसे ही 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ आ जाता है तो वो समूह हो जाता है, समझ गए। लेकिन हम लोग समाज के बारे में देख रहे हैं, और समाज का अवधारणा है कि समाज एक संबंध का जाल है, न कि व्यक्तियों के संख्याओं का, समझ गए ना। तो समाज एक अमूर्त अवधारणा है, क्योंकि यह व्यक्तियों के समूह नहीं होकर उसमें जो भी पनपने वाले संबंध है, रिश्ते हैं, सब उसका जो है जाल होता है, पहला पॉइंट। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्ट यानी लक्षण या विशेषता कहिए, समाज मिलनसार होता है। लोगों की मिलनसार भावना के कारण ही समाज में सामाजिक समूह एवं समाज की स्थापना होती है एवं लोग इसमें रह सकते हैं। माय डियर, आप समझिए, आपके गांव में एक दूसरे से लोग मिल के रहते हैं, भले वह कोई भी जाति के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सब एक दूसरे, जिसका घर मान गए आपके घर के पास आपके बिरादरी, आपके कास्ट के घर नहीं है, फिर भी आप उससे मिलजुल कर कैसे रहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आप उससे एक अटैचमेंट है, आप आपके साथ उसका अपनापन है। आप, वो आपके सुख दुख में आ रहा है, आप उसके सुख दुख में जा रहे हैं। तो यही एक प्रकार से संबंध हो गया, समझ गए। और यही संबंध जो है एक समाज का निर्माण करता है। और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि समाज में एक दूसरे के मदद करके ही समाज को स्थापित करता है। अगर हम आप में नहीं जाएंगे, आप मेरे मदद नहीं करेंगे, तो क्या होगा? ये बिखराव होता है, यह समाज से इससे टूट पड़ता है। तो समाज में मिलनसार एक बहुत बड़ा इसका जो है समाज का लक्षण विशेषता होता है, पहला। दूसरा पॉइंट, तीसरा है समाज जो है म्यूचुअल अवेयरनेस, पारस्परिक जागरूकता होता है। समाज में एक पारस्परिक जागरूकता होता है। समाज में लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति जागरूकता होता है, अवेयरनेस होता है, समझ गए ना। एक दूसरे के प्रति जानते हैं, एक दूसरे के ख्याल रखते हैं। पारस्परिक जो है जागरूकता एक दूसरे के प्रति होता है समाज में। ओके, तीसरा पॉइंट। चौथा है लाइकनेस, समानता। समाज में समानता का सिद्धांत समाज के लिए आज भी आवश्यक है। समानता समाज के लिए निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे लोग समानता के आधार पर सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं या उससे जुड़ते हैं। अब समानता, लाइकनेस, जैसे गांव में जाइएगा तो गांव में जो है लोग जो है आपको राजनीतिक तौर पर जो है भटका सकता है, और राजनीतिक फायदा लेने के लिए आज भी लोग कहता है कि जाति के आधार पर जो है भेदभाव करता है। बट आज भी मैं आपको बता दूं हकीकत क्या है। मैं अपने गांव के पास देखता हूं और अपने एरिया में
कि एक सबसे छोटे जो वर्ग के लोग हैं वह भी जो है मेरे घर पर आते हैं और मैं भी उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, वो भी मेरे को रिस्पेक्ट करते हैं, समझ गए। दूसरी चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि वह छोटे वर्ग के जो है निचले तबके के लोग हैं या उसका बच्चा है तो उससे घृणा हम लोग करते हैं, नहीं। वो लोग दिन भर हमारे दरवाजे पर, घर में तक सब में जाता है, प्रेम से रहता है। तो ऐसा नहीं है, गाँव में समानता, समाज में एक समानता जो है, समाज का एक विशेषता यह है कि वहाँ पे समानता होता है, लाइकनेस, समझ गए। समानता होना भी चाहिए और होता भी है। समानता नहीं होगा, एक दूसरे के ऊंच नीच दिखाएंगे, एक दूसरे के जो है डेमोरलाइज करेंगे, घटिया दिखाएंगे, तो इससे क्या होगा, एक दूसरे में संबंध गड़बड़ा जाएगा और फिर आप जो है अलग रास्ता, वो अलग रास्ता करेगा, फिर आपका रहना मुश्किल हो जाता है समाज में। और जब समाज में व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो फिर समाज काहे का, समझ रहे हैं ना। तो समाज में समानता एक बहुत ज़रूरी होता है, ओके, और यह इसका लक्षण बताता है। पाँचवा है भिन्नता, डिफरेंसेज। समाज में समानता की तरह भिन्नता भी उसका एक अंग है। अब समाज में समानता होता है तो भिन्नता भी होता है, समझ गए। समाज में जिस प्रकार से समानता एक लक्षण है, विशेषता है समाज का, उसी प्रकार से भिन्नता भी एक अंग है समाज का। प्रत्येक समूह को समानता बनाती है लेकिन भिन्नता उससे बांधती है। जैसे परिवार में भिन्न उम्र, लिंग एवं कार्य के लोग साथ में रहते हैं। जैसे जैसे एक परिवार में अगर मान गए 5 सदस्य है तो 5 सदस्यों का एक समूह आपका परिवार बना दिया, और परिवार एक प्रकार का प्राथमिक समूह होता है जो जिसमें घनिष्ठता, अपनापन होता है, वो प्राथमिक समूह होता है। आगे पढ़िएगा पता चलेगा। तो माय डियर, मान गए भिन्नता। भिन्नता का मतलब है कि एक ही परिवार में 2 स्त्री है, 2 पुरुष है, समझ गए। 4 लोग हैं, समझ गए, 4 लोग में 2 पुरुष है, 2 स्त्री है, समझ गए ना। तो क्या हो गया, ये लिंग और ये लिंग, दोनों लिंग भिन्न है, बट दोनों में समानता क्या है कि दोनों का संबंध जो है इतना मजबूत है कि हो सकता है बाप बेटी का हो, पति पत्नी का हो, समझ गए ना, दादा दादी का हो। इस प्रकार से ऐसे संबंध है कि इन सब में जो है परस्पर जोड़ कर रखता है। लेकिन अलग क्या करता है, भिन्न क्या कर रहा है, तो इधर ये अपना फीमेल का है और इधर ये मेल का है, तो दोनों में भिन्नता भी है। तो समाज में भिन्नता भी होता है, समझ गए ना। तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। बहुत सारे आपके घर में ही देख लीजिए, आप कुछ और काम करते हैं, किसी को कुछ और काम में इंटरेस्ट है, तो कार्य के आधार पर भी जो है भिन्नता होता है। तो ये चीज़ें होता है समाज में, भिन्नता भी समाज का, भिन्नता भी, डिफरेंस भी एक आपके लक्षण होते हैं। आगे है सहयोग एवं संघर्ष, कोऑपरेशन एवं कॉन्फ्लिक्ट। सहयोग के द्वारा समाज में लोगों को एक दूसरे से बांधने का कार्य किया जाता है और एवं संघर्ष द्वारा लोग के एक दूसरे से अलग होते हैं। माय डियर, देखते होइएगा कि गांव में, समाज में लोग जो है एक दूसरे को काफ़ी आगे आते हैं मदद करने के लिए। इससे जो एक दूसरे के प्रति जो बंधन होता है वह बंधता है, मजबूत होता है सहयोग करने से। लेकिन जैसे ही ये संघर्ष शुरू हो जाएगा, एक दूसरे के बीच में जो है कंपटीशन चालू हो जाएगा, तो वह अलग भी कर देगा, समझ गए ना। तो ये समाज में सहयोग और संघर्ष चलते रहता है ज़िंदगी भर। क्योंकि आप किसी समाज में आप अपने आसपास रहिएगा तो ऐसा नहीं है कि सबसे आपके अपनापन ही रहेगा, सबसे जो है आपको एक जैसे ही बना रहेगा। किसी से लड़ाई भी हो जाता है, किसी से बात भी नहीं बनता है, समझ गए ना। तो वही चीज़ें है कि यहाँ पे सहयोग भी होता है तो यहाँ पे संघर्ष भी होता है, ओके। आगे है परिवर्तनशील, इवर चेंजिंग। समाज धीरे धीरे परिवर्तित तो होते रहता है, यह लंबे समय तक स्थिर नहीं रहता है। अब समाज जो होता है यह परिवर्तित होते रहता है, ऐसा नहीं है कि आज जो है वह कल नहीं है। अब जैसे खुद मानिए कि आपके परिवार में अभी जो है 4 लोग हैं, समझ गए, एक पिता है, समझ गए, एक माता है और एक अपने हैं, एक पत्नी है। अभी 4 लोग हैं, समझ लीजिए। अब 4 लोग हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि यही 4 लोग हमेशा जो है आपके परिवार में रहेंगे। हो सकता है आने वाला समय में 2 बच्चा हो जाए तो 6 हो जाइएगा। तो इस प्रकार से परिवार जो है आपके समय के अनुसार, वस्तु के अनुसार जो है आपके परिवर्तन होते रहते हैं समाज में। तो ये आपका परिवर्तनशील, इसका एक विशेषता है, लक्षण है। 8वां है कल्चर, संस्कृति। समाज, प्रत्येक समाज की अपनी सांस्कृतिक धरोहर होती है। सांस्कृतिक विविधताएं एक समाज को दूसरे से अलग करती है। जैसे देखते होइएगा कि जैसे एक परिवार में देखते होइएगा कि फलान चीज़ मनाता है, दूसरे परिवार जो है उस चीज़ को नहीं मनाता है, या यूँ कहा जाए तो वो कहेगा कि हमको ये नहीं चलता है। तो या फिर कहिए कि जैसे एक समाज है, समझ गए ना, अब एक दूसरे समाज है जो एक धर्म को मानता है, जो दूसरे धर्म को मानता है, जैसे हिंदू, समझ गए ना, हिंदू लोग हैं तो ये अपना क्या करते हैं, दूसरा अपना ये अलग इनका परंपरागत सब चीज़ है,
कल्चर है। उसी प्रकार से एक दूसरा है जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इनका एक अपना ही अलग अलग जो है कल्चर है। तो ये कल्चर क्या कर रहा है, ये आपके बाँट रहा है। ये कल्चर क्या कर रहा है, ये कल्चर एक दूसरे को अलग करता है। सांस्कृतिक सभी समाज का अपना अपना सांस्कृतिक धरोहर होता है। जैसे हिंदू में सबका जो है अलग अलग देवता का मानना, चढ़ावा चढ़ाना, समझ गए, शादी विवाह में खूब जो है उल्लासपूर्वक सब चीज़ करना, इस प्रकार से रहता है ना। तो लेकिन बहुत सारे धर्म में ऐसे नहीं होते हैं। बहुत सारे धर्म में पूजा पाठ को बेकार माना जाता है, समझ गए ना। बहुत सारे जो है लोग पूजा पाठ से भागते हैं, समझ गए, चढ़ावा चढ़ाने से भागते हैं, किसी को दान देने से भागते हैं। लेकिन हिंदू में गरीब आ जाएगा उसको खिला देगा, दान दे देगा। तो ये चीज़ें अलग करता है। इसका एक अपना अलग ही संस्कृति है, इसका एक अपना ही अलग संस्कृति है। तो कल्चर सबका अपना अपना समाज को अलग करता है और ये विशेषता है। तो इस प्रकार से मैंने 8 पॉइंट आपको समाज के विशेषता बताया कि समाज का जो कल्चर है अलग अलग सब समाज का होता है। पहला विशेषता, समाज कभी भी एक जैसे नहीं रहता है, यह हमेशा परिवर्तनशील रहता है। दूसरा, तीसरा है समाज में सहयोग और संघर्ष चलते रहता है। समाज में भिन्नता भी पाया जाता है, समाज में समानता भी पाया जाता है। समाज में पारस्परिक जागरूकता होता है एक दूसरे के बीच में। मिलनसार, समाज में जो व्यक्ति रहते हैं एक दूसरे के भावना मिलनसार के होते हैं। समाज एक अमूर्त है, समझ गए। तो इसलिए यह 8 पॉइंट आपको विशेषता इसका या लक्षण का ये ध्यान में रखना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे प्रश्न की तरफ चलेंगे। समाज और समाज का प्रकार पहले पढ़ा दिए थे, यहाँ पे लक्षण बता दिए। अब आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा। ओके, चलिए यहाँ पे इंग्लिश भी दे रखे हैं, जो लोग भी इंग्लिश वाले हैं अपना इंग्लिश में क्लियर कर लीजिएगा। अब माय डियर हम लोग यहाँ पे चलते हैं, सामाजिक समूह का अर्थ लिखकर परिभाषित कीजिए। माय डियर कहता है कि सामाजिक समूह को अर्थ लिखकर परिभाषित कीजिए। और अब हम लोग चलेंगे सोशल ग्रुप के तरफ, सामाजिक समूह के तरफ। अब हमारा समाज खत्म हो गया और यही समाज जो है समूह में जो है बढ़ता है। तो चलिए समूह को देखते हैं। सामाजिक समूह समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है तथा समाजशास्त्र विषय का केंद्र बिंदु है। अब जो समूह वाला बात होता है यह समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण अवधारणा है और समाजशास्त्र का एक केंद्र बिंदु भी है। कौन? सामाजिक समूह, सोशल ग्रुप। ओके, सामाजिक समूह मनुष्यों का एक ऐसा जमघट गैदरिंग है जिसमें परस्पर सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। समूह कहने का अर्थ होता है कि गैदरिंग, जमघट, जहाँ पे 2 या 2 से अधिक लोगों का जमावड़ा हो, भीड़ हो, तो वही एक समूह बनाता है और उसके बीच में संबंध जो है पाए जाते हैं। समूह के सदस्य कुछ समान हितों या स्वार्थों के कारण आपस में एक दूसरे से संबंध रहते हैं और इससे सदस्यों में परस्पर जागरूकता भी पाया जाता है। जैसे आप अपने खुद घर में लीजिए, ठीक है, घर में 5-6, समझ गए, 5-6 आदमी है, समझ गए। तो पिता पुत्र का ये हमेशा रहता है कि मेरे लिए गार्जियन हमारे लिए सब चीज़ कर देंगे, घर बना देंगे, बंगला बना देंगे, इस तरह से सब स्वार्थ लगा रहता है। और इसी स्वार्थ के चलते तो एक दूसरे के सब जो है संबंध रहता है, समझ गए, कि अच्छे से पढ़ा लिखा देंगे, करियर बना देंगे। तो इस प्रकार से जागरूकता सभी सदस्यों के बीच में पाया जाता है। स्वार्थ हित में कहा जाए या कुछ समान हित में कहा जाए, एक दूसरे से सब संबंध रहते हैं, चाहे जैसे भी हो, चाहे स्वार्थ के लिए हो, चाहे समान हित के लिए हो, या कुछ अलग तरह के बातें हो, सबके लिए जो है कुछ भी तरीके के बातें हो, एक दूसरे से संबंध रहते हैं और इसके सदस्यों में परस्पर जागरूकता पाया जाता है। सामाजिक संबंध समूह वाला। आगे चलिए, समाजशास्त्रियों ने सामाजिक समूह को परिभाषा भिन्न भिन्न तरीके से दी है, समझ गए, कैसे कैसे दिया है। मैकावेयर एवं पेज के अनुसार सामाजिक समूह से हमारा तात्पर्य है व्यक्तियों के उस संकलन से है जो एक दूसरे के साथ विशेष संबंध स्थापित करते हैं। समाज का निर्माण तभी होता है, समूह का निर्माण तभी होता है जब आपको कभी न कहीं 2 व्यक्ति होगा ही, समझ गए, एक इधर दोनों मिलेगा तो वह समूह ही बनाएगा। 2 या 2 से अधिक जैसे ही मिलेगा तो वह समूह ही बताएगा। तो आपके परिवार में भी 5-6, 3-4 जो है लोग रहते हैं तो वह भी एक प्रकार के समूह ही होता है। और आपके परिवार में भी जो सदस्य होते हैं एक दूसरे के प्रति जो है स्वार्थ की भावना रखिए या अपने हित की भावना रखिए, कुछ न कुछ उम्मीद से ही जो है सभी सदस्य एक दूसरे के परस्पर संबंध में रहते हैं, समझ गए ना। तो यही चीज़ें हैं। तो मैकावेयर और पेज ने भी यही कहा कि सामाजिक समूह से हमारा मतलब है कि व्यक्ति के उस संकलन से है जो एक दूसरे के साथ विशेष संबंध को स्थापित करते हैं, समझ गए। तो यही जो है आपके
मैकावेयर और पेज साहब ने कहा। बाकी सीधा समझिए कि सामाजिक समूह का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जब परस्पर संबंध को स्थापित करते हैं और कहीं न कहीं उनके संबंधों के बीच का कारण होता है कुछ न कुछ अपने हित की ख्याल या फिर स्वार्थों के लिए हो, चाहे कुछ समान चीज़ों के लिए हो, सभी के लिए संबंध का कुछ न कुछ उद्देश्य रहता है और यही जो है आपका सामाजिक समूह को बनाता है। सामाजिक समूह क्या होते हैं इसके विशेषता को प्राथमिक समूह। अब ये समूह दो प्रकार के होता है, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक समूह, समझ गए। प्राथमिक समूह जो होता है क्या है और इसके क्या लक्षण है, तो चलिए बातें करते हैं, एकदम अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, पूछ देगा कि सामाजिक समूह क्या होता है बताइए, प्राथमिक और द्वितीयक समूह के बारे में बताइए विशेषता सहित 10 नंबर में, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। प्राथमिक समूह, उस समूह को प्राथमिक समूह कहा जाता है जिसके सदस्यों में आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, जैसे पति पत्नी, समझ गए, जो है माता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्री, दादा दादी, समझ गए, पोता पोती, मतलब वैसा समूह, प्राथमिक समूह वैसा समूह कहा जाता है। और वैसा समूह कहा जाता है जिनमें सदस्यों का, चूँकि समूह का मतलब ही होता है कि सदस्य, जिनमें 4 5 2 से अधिक सदस्य हो, तो उन सदस्यों के बीच जो आमने सामने का जो संबंध होगा, अर्थात सदस्य प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और वही जो है हमारा प्राथमिक समूह कहलाता है, समझ गए ना। चलिए मैकावेयर एवं पेज के अनुसार देख लीजिए फिर से, मैकावेयर एवं पेज के अनुसार प्राथमिक समूह का सरलतम, प्रथम एवं अत्यंत सार्वभौमिक रूप है। प्राथमिक समूह जो है समूह का सबसे सरल, आसान, प्रथम और अत्यंत सार्वभौमिक रूप है, मतलब यूनिवर्सल रूप है, जिसमें कुछ लोग संगति, परस्पर सहायता, समान प्रश्नों की चर्चा तथा किसी समान नीति की खोज करते हैं या उसको क्रियान्वित करने के लिए समूह खाते हैं, आमने सामने आते हैं। अब प्रथम जो समूह होता है 2 दोस्तों के बीच में भी बन सकता है, समझ गए, 3 कर्मचारियों के बीच में भी बन सकता है, 4 जो है आपस में घूम रहे दोस्तों के बीच में भी बन सकता है। लेकिन सीधा कहने का मतलब है कि कोई भी समूह बनेगा, छोटा समूह होगा जिसमें डायरेक्ट एक दूसरे के बीच में संबंध होगा, समझ गए, उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा समूह बनाने का। और यही जो है आपका मैकावेयर एवं पेज साहब ने भी कहा यही चीज़ें। रही बात प्राथमिक समूह की विशेषता की, तो देखिए मैं अभी बता देता हूँ, मैं बहुत आसानी से समझाता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि ये जो इस पर लिखा है ना उसी को एकदम रटे मारना है और जाके एग्जाम में इसी सब को छापना है, नहीं। मैं ये पीडीएफ आपको पढ़ने के लिए देता हूँ ताकि आप खुद से भी आइडिया ले सके। बाकी जो मैं बताता हूँ, जो अगर आप सुनते हैं, दिमाग में अगर आपका चला जाता है और यह एग्ज़ाम में अगर सीरियल अच्छा से छाप के आ जाइएगा मेरे सुने हुए बात को, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको कोई नहीं काट सकता है। लेकिन लाइन बाय लाइन अगर पढ़ने का कोशिश कीजिएगा तो इसके लिए तो बुक बहुत है, समझ गए ना, इसके लिए तो बुक बहुत है, आप बुक को भी पढ़ सकते हो, समझ गए ना, यही चीज़ें हैं। अब चलिए प्राथमिक समूह का क्या जो है आपका विशेषता है। प्राथमिक समूह छोटा आकार में होता है। प्राथमिक समूह के निर्माण के लिए सदस्यों की संख्या कम होनी चाहिए। समूह में सदस्य जितने कम होंगे उनका सामाजिक संबंध उतना ही घनिष्ठ होगा, मतलब मजबूत होगा। समूह का आकार बना होने पर सदस्य में संपर्क में, कांटेक्ट में कमी आती है और उनसे अंतःक्रिया भी कम होता है, जिससे वह कोई मतलब नहीं रह जाता है जो है समूह बनाने का। तो समूह का मतलब होता है प्राथमिक समूह छोटा होनी चाहिए और यह छोटा होता भी है, छोटा रहता है 3 4 5 सदस्यों का, इसीलिए इसके बीच में जो सदस्यों के बीच में जो संबंध होता है मजबूत होता है, घनिष्ठ होता है। दूसरा है शारीरिक समीपता, फिजिकल क्लोजनेस। प्राथमिक समूह के लिए शारीरिक समीपता मुख्य विशेषता है। इस विशेषता के कारण व्यक्तियों में घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाते हैं, जैसे पति पत्नी में दोनों फिजिकल क्लोजनेस आता है, समझ गए, दोनों आपस में रहते हैं, समझ गए। उसी प्रकार से भाई बहन भी जो है बिल्कुल परस्पर क्लोज रहते हैं, समझ गए। पिता पुत्री क्लोज रहते हैं, माता पुत्र क्लोज रहते हैं, यानी शारीरिक नज़दीक, समझ गए, शरीर के नज़दीक फिजिकल क्लोजनेस जो है आपके, यह जो है प्राथमिक समूह की एक विशेषता है। तीसरा है संबंधों की अवधि। संबंधों की अवधि का मतलब होता है कि सामाजिक संबंधों की अवधि जितनी अधिक लंबी होगी घनिष्ठता उतना ही अधिक होगी। जब सदस्य कभी कभी या बहुत कम आपस में मिलते हैं तो उससे प्राथमिक संबंध नहीं कह सकते हैं। देखिए प्राथमिक संबंध का मतलब है कि जो रिश्ता है, जो संबंध है, मजबूत होनी चाहिए। तो मजबूत होने के लिए जैसे आप अपने किसी रिलेशन के यहाँ अगर आप समय से साल में अगर आप 4 बजे जाते हैं, 4 बजे जाते हैं और कोई अपने रिलेशन के यहाँ 10 बजे जाएगा,
तो किसका क्लोज रहेगा, ये 10 वाला, समझ गए। क्योंकि जिसके रिलेशन करने जाएगा वो भी समझेगा कि हाँ भाई हमारे यहाँ आता है, हमारा ख्याल रखता है, समझ गए, हमें जो है मानता है। लेकिन अगर आप 4 बेर जा रहे हैं तो क्या होगा, उससे दूरियां बढ़ेगी, दूरियां बढ़ेगी तो फिर जो है आपके संबंध में जो है बिखरापन आएगा। और फिर जैसे ही संबंध में बिखरापन आएगा तो यह प्राथमिक समूह का जो है लक्षण नहीं होगा, समझ गए ना। तो संबंधों की अवधि जितना ज़्यादा आप समय व्यतीत करेंगे उतना ज़्यादा जो है संबंध मजबूत होगा, और समय अवधि बढ़ेगा तो संबंध स्थापित मजबूत होगा ही होगा। उद्देश्यों की समानता, सिमिलरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब समूह के जो प्राथमिक समूह होते हैं उनमें सभी सदस्यों का जो उद्देश्य होता है वह समान और एकता पाया जाता है। प्राथमिक समूह में प्रत्येक सदस्य एक दूसरे को हित की भावना, हित अपना उद्देश्य बना लेते हैं। जैसे परिवार में किसी के बीमार होने पर सभी सदस्य उसके कष्ट को दूर करने में जुट जाते हैं, यानी सबका तब जो है सबका उद्देश्य एक हो जाता है कि पहले जो है इस बीमार जो सदस्य है इसको ठीक करना है। तो इसके लिए सभी सदस्यों का एक ही उद्देश्य होता है कि मदद किया जाए, इसे ठीक करवाया जाए, समझ गए ना। तो यहाँ पे उद्देश्य की समानता होती है। पांचवा है व्यक्तित्व संबंध, पर्सनल रिलेशन। अब यहाँ पे प्राथमिक समूह में संबंध जो है व्यक्तिगत प्रकार के होते हैं। ये संबंध हस्ताक्षर नहीं किए जा सकते हैं, जैसे कि घनिष्ठ की मृत्यु के बाद किसी और के द्वारा उसी रूप में पूर्ति नहीं हो सकता है। जैसे मान गए कि एक पत्नी है और एक पति है, समझ गए। अगर मान गए पत्नी का डेथ हो गया तो पति का ऐसा रिलेशन था पत्नी से कि अब जो है वह फिर से किसी को पत्नी बना सकता है अपने घर में, नहीं बना सकता है। या फिर पत्नी है, पति का ही डेथ हो गया तो क्या पत्नी वह अपने किसी को घर में जो है पति बना लेगा, नहीं बनाएगा। तो व्यक्तिगत संबंध, पर्सनल रिलेशन ऐसा होता है कि उसको हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, और यह प्राथमिक समूह में होता है कि यहाँ पे इतना घनिष्ठ संबंध रहता है कि अगर किसी का मृत्यु हो जाए तो उससे जो है पूर्ति करना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसलिए यह व्यक्तिगत रिलेशन को बताता है। आगे है माय डियर, संबंध साध होते हैं, संबंध जो है साध्य होते हैं, साधन नहीं। प्राथमिक समूह में संबंध किसी स्वार्थ या किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति से में साधन के रूप में नहीं होते हैं। यहाँ पे जो है साधन के रूप में नहीं होता है। सदस्यों को परस्पर सामाजिक संबंध स्वयं साध्य होता है। संबंधों को साधन मानकर व्यवहार नहीं किया जा सकता है, समझ गए ना। संबंध साध्य होते हैं, साधन नहीं। यह मतलब जो सदस्य प्राथमिक समूह है यह आपके रिलेशन बनाने का साधन नहीं है, यह साध्य होता है। अब देखते होइएगा आजकल लोग क्या करता है, ज़रूरत के लिए संबंध बनाता है और जैसे ही ज़रूरत पूरा हो गया कहेगा कि बाय बाय, टाटा बाय बाय। तो ऐसा वो सही नहीं होता है, वह प्राथमिक समूह नहीं होता है, समझ गए ना। जैसे आपके परिवार में आपका अगर शादी हो जाएगा तो चाहे आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम होगा, पत्नी जो है किसी को छोड़कर नहीं जाती है, अगर सही में हो गई तब। लेकिन अगर आप जो ये प्यार व्यार वाला जो खेल चलता है आजकल, देखते होइएगा कि जैसे ही मतलब निकल जाता है छोड़कर चला जाएगा या चली जाती है। तो कहीं ना कहीं यह टेम्परोरी है, यह आपके प्राथमिक जो है ही नहीं। तो संबंध साध्य होते हैं, साधन नहीं। लेकिन आजकल साधन ही ज़्यादा बन गया है, समझ गए ना, इसीलिए टेम्परोरी रहता है। संबंध इच्छा अनुसार होते हैं, रिलेशंस आर स्पॉन्टेनियस। संबंध इच्छा अनुसार होते हैं। संबंध संपूर्ण होते हैं, रिलेशन आर इंक्लूसिव। संबंध जो है कंप्लीट होते हैं, संपूर्ण होते हैं। संबंध में ऐसा नहीं है कि थोड़ा जो है हम रिलेशन में आए और थोड़ा जो है नहीं, मतलब कोई भी संबंध बनता है पूर्ण रूप से ही, संपूर्ण रूप से ही बनता है। तो इस प्रकार से कहा जाए प्राथमिक समूह जो है आपका वह संपूर्ण होता है, इसमें का संबंध इच्छा अनुसार होता है। तो ये 8 पॉइंट विशेषता यहाँ भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए एक बार और रिपीट करते हैं, प्राथमिक समूह में क्या क्या जो है विशेषता है। सबसे पहले प्राथमिक समूह छोटा आकार में होता है। यहाँ पे फिजिकल क्लोजनेस पाया जाता है। यहाँ पे संबंधों की अवधि के अनुसार जो है रिलेशन जो है तय होता है। अगर ज़्यादा समय दीजिएगा तो मजबूत होगा संबंध, नहीं दीजिएगा तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है, और जब मतलब नहीं बनेगा तो वह प्राथमिक समूह है ही नहीं। चौथा है उद्देश्य की समानता। यहाँ पे जो भी समूह में सदस्य होते हैं सबका उद्देश्य एक जैसे होता है। जैसे अगर किसी का एक परिवार में सदस्य का तबीयत गड़बड़ा जाए तो सबका उद्देश्य होता है कि ठीक करना, इससे ठीक करवाना। पाँचवा है व्यक्तिगत संबंध, पर्सनल, व्यक्तिगत संबंध पर्सनल रिलेशन। अब यहाँ पे एक दूसरे के प्रति पर्सनल रिलेशन होता है। जैसे पति के डेथ हो जाने के बाद जो है दूसरा पति नहीं आ सकता है, समझ गए। या फिर पत्नी का डेथ हो जाए तो कोई जो है वह उसको दूसरा पत्नी वहाँ पे नहीं मिल सकता है उसी परिवार में। तो ये जो है व्यक्तिगत संबंध होते हैं। छठा है संबंध साध होते हैं, साधन नहीं होते हैं। संबंध इच्छा अनुसार होते हैं, संबंध संपूर्ण होते हैं। तो ये आपके हो गए यहाँ पे प्राथमिक
समूह का विशेषता और प्राथमिक समूह के बारे में। चलिए आगे हम लोग, यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश वाले डियर अपना इंग्लिश में देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है द्वितीय समूह। द्वितीय समूह क्या है, इसकी विशेषता को लिखे। तो फर्स्ट समूह आप लोग प्राइमरी समूह ग्रुप देखिए लिए। द्वितीयक समूह वह समूह होता है जिसके निर्माण के लिए आमने सामने के संबंध तथा घनिष्ठता की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी यह प्राइमरी ग्रुप के ठीक उल्टा होता है। प्राइमरी ग्रुप में वहाँ पे संबंध निर्माण के लिए, समूह निर्माण के लिए आमने सामने के संबंध और घनिष्ठता की आवश्यकता होती थी, बट यहाँ पे नहीं होगा, समझ गए। द्वितीय समूहों में उन गुणों का अभाव पाया जाता है जो प्राथमिक समूह में पाए जाते हैं। मतलब प्राथमिक समूह में जो चीज़ें होता है वह द्वितीय समूह में उसका कमी देखा जाता है, नहीं पाया जाता है। दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि द्वितीयक समूह में जो कुछ भी है वह प्राथमिक समूह में नहीं है, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि जो प्राथमिक समूह में है वह द्वितीयक समूह में नहीं है, समझ गए। इसी चीज़ को लुंडबर्न एक जो है सोशियोलॉजिस्ट थे, लुंडवर्ग के अनुसार उन समूहों को द्वितीयक समूह मानते हैं जिनमें सदस्यों की संबंध रिलेशन अव्यक्तित्व मतलब पर्सनल नहीं है, हित प्रधान है मतलब अपने हित के लिए, व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होता है। लुंडवर्ग ने कहा कि द्वितीय समूह उसे मानते हैं जिनके सदस्यों के बीच जो संबंध होता है वह पर्सनल नहीं होता है, वहाँ पे अपने हित के लिए जो है होता है, हित प्रधान होता है, व्यक्तिगत योग्यताओं पर आधारित होता है मतलब खुद के लिए होता है। तो लुंडवर्ग ने यही बताया, समझ गए। तो चलिए आगे अब इसके विशेषता को देखते हैं। तो इसके भी विशेषता अलग अलग है। जिस प्रकार से प्राथमिक समूह में देखे हैं कि वहाँ पे छोटा आकार है, तो यहाँ पे बड़ा आकार है। यहाँ पे बड़ा आकार होने के कारण एक दूसरे के बीच में घनिष्ठता नहीं पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे के लोग जो सदस्य होते हैं वह जानते भी नहीं रहते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल ले लिया जाए तो बात किया जाएगा कि आपका गांव और आपका ज़िला, तो ज़िला हो जाएगा आपका क्या चीज़, ज़िला आपका हो जाएगा, ज़िला जो हो जाएगा वह आपका हो जाएगा सेकेंडरी ग्रुप, और जो आपका गांव है या जो आपका मोहल्ला है वह आपका हो जाएगा प्राइमरी ग्रुप। कहीं न क्योंकि ज़िला से कम जनसंख्या आपके प्राइमरी में है, समझ गए, आपके गाँव में है। गाँव में बहुत लोगों को आप जानते हैं, लेकिन आप जो है ज़िला में कितने लोग को जानते हैं, नहीं जानते हैं पूरे जिला लेवल पर। तो ये जहाँ भी बड़ा, जैसे हो गया आपका राष्ट्र, समझ गए, राष्ट्र हो गया, तो पूरे नेशनल का बात करेगा तो आप पूरे नेशनल में आपका किससे किससे संबंध है, नहीं संबंध है, नहीं पता है, आपका जानते भी नहीं है लोगों को। तो नेशनल पूरे राष्ट्र की बात करेगा तो वह द्वितीयक समूह हो जाएगा। वहीं पे आपके परिवार की बात करेगा तो आप परिवार में सबको जानते हैं, परिवार में आपका रिलेशन है डायरेक्ट, तो वह आपका प्राथमिक समूह हो जाएगा। या गांव के बात करेगा तो प्राथमिक समूह हो जाएगा, समुदाय का बात करेगा तो प्राथमिक समूह हो जाएगा, राष्ट्र के सामने, राज्य के सामने, समझ गए, चूँकि वह सब बड़ा बड़ा है तो इसीलिए यह बड़ा आकार होता है इसका। दूसरा है शारीरिक समीपता नहीं होता है। इन सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण फिजिकल क्लोजनेस की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे समूहों में सदस्यों के बीच संपर्क एवं अंतःक्रिया कम होती है। अब जिस प्रकार से प्राइमरी में था कि वहाँ पे फिजिकल क्लोजनेस नज़दीक है, क्योंकि वहाँ पे पिता पुत्री, पति पत्नी, समझ गए, माता पुत्री, इन सब में क्लोजनेस पाया जाता है। बट यहाँ पे क्लोजनेस किससे पाया जाएगा, क्योंकि यह बड़े क्षेत्र की बात कर रहा है। द्वितीयक समूह मतलब बड़े क्षेत्र, और बड़े क्षेत्र में आप किसी को जानते हैं, किसी को नहीं जानते हैं, बहुत लोगों को नहीं जानिएगा, तो जिससे नहीं जानते रहिएगा कितना क्लोज आ जाइएगा, नहीं ना क्लोज आइएगा। तो यही चीज़ें हैं। दूसरा, यहाँ पे शारीरिक समीपता नहीं पाया जाता है। तीसरा, वहाँ पे व्यक्तिगत संबंध होता है, यहाँ पे इम्पर्सनल रिलेशन होता है, अव्यक्तिगत संबंध होता है, समझ गए ना। द्वितीयक समूह में संबंध अव्यक्तित्व होते हैं, यहाँ व्यक्ति की जगह उसकी परिस्थिति को महत्व दिया जाता है। संबंधों में घनिष्ठता तथा अमियतिता के स्थान पर स्वास्थ्य को जो है जगह दिया जाता है। मतलब जैसे मान गए अगर आपके अंदर कोई अजनबी व्यक्ति आया, आप उससे जान नहीं रहे, आपके उससे कोई रिलेशन नहीं है, वो कहाँ से आया नहीं आया ये भी पता नहीं है, लेकिन उसका काम रहेगा तो आपके पास आएगा। जैसे 2 ढेउआ रुपया मांगना है तो आपके पास आ जाएगा, कहेगा भैया दे दो 2 रुपया दे दो, तो आप जो है उसको मन होगा तो दीजिएगा, नहीं मन होगा तो नहीं दीजिएगा, दे दीजिएगा, वो लेकर अपना चला जाएगा, वहीं पर आपका जो है ख़त्म हो गया कहानी उससे, समझ गए ना। तो मतलब क्या हुआ कि उसका काम निकल गया, स्वार्थ उसका छिपा था कि पैसा लेना था इसलिए आपसे मिला, और जब मिल गया तो चला गया, कहानी ख़त्म। तो ये यहाँ पे अव्यक्तिगत संबंध होता है, व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है। व्यक्तिगत संबंध होगा तो रुकेगा, आपको भी साथ देगा, आप जानते रहिएगा उसको, समझ गए ना।
अनौपचारिक नियंत्रण, फॉर्मल कंट्रोल। द्वितीयक समूह में प्रथाओं, परंपराओं, जन रीतियों को महत्व नहीं दिया जाता है। संबंध कुछ निश्चित नियमों, व्यक्तिगत हितों, कार्य व स्थिति के द्वारा नियंत्रित होते हैं। जैसे अब हमारा देश है, देश कैसे चल रहा है, तो देश प्रशासनिक लेवल पर कानून के द्वारा चल रहा है। कानून ये नहीं जानता है कि फलाने चीज़ को हमको ये करना है, वो करना है। सभी परंपराओं को, सभी चीज़ों को जो है महत्व देता है कानून। कानून ऐसा थोड़ी ना कहता है कि यहाँ पे हिंदू लोग ज़्यादा रहता है तो इन्हीं को जो है ज़्यादा चलेगा। यहाँ पे तो सब चीज़ को मान्यता है, सबका मानता है। तो इसलिए यहाँ पे औपचारिक नियंत्रण के लिए जो है आपके कुछ निश्चित नियम तय किए गए हैं, जो कानून के द्वारा व्यक्तिगत हितों के लिए और कार्य स्थिति के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। जबकि यहाँ पे प्रथाओं, परंपरा, जन रीतियों को महत्व नहीं दिया जाता है। समझ गए। पाँचवा है अस्थायी संबंध, अनस्टेबल रिलेशन। और यहाँ पे जो चीज़ें होता है, जो संबंध होता है, वह स्वास्थ्य पर आधारित होने के कारण जो है अधिक अस्थायी नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही काम निकल जाएगा, स्वार्थ खत्म हो जाएगा, आपका साथ कोई भी छोड़ देगा, रिलेशन खत्म हो जाएगा, संबंध खत्म हो जाएगा। तो यह अस्थायी होता है। समझ गए। छठा है संबंध साधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पे जो संबंध होता है वह साधन के रूप में लोग लेते हैं। द्वितीयक समूह में संबंध व्यक्तिगत लाभ के लिए बनाए जाते हैं। व्यक्ति उससे संबंध रखता है जिससे उसकी स्वार्थ की पूर्ति हो सके। जैसे आपके साथ कोई लड़की मिला, समझ गए, जब तक उस लड़की को आपसे पैसे वैसे लेना रहेगा तब तक आपके पास रही, और जैसे ही लगा कि अब हमें इग्नोर कर रहा है, वो निकल जाएगी। या कोई लड़का है, समझ गए, और यहाँ पे कोई लड़की है, तो इस लड़का का जब तक इस लड़की से काम मिल रहा है तब तक वह इसके पास है। लेकिन जैसे ही यह लड़की अब समझ गई, समझदार हो गई, और ये समझ ली कि अभी हमें यूज कर रहा है, तो अब साइड होना चाहिए, तो यह लड़का ऑटोमेटिक भाग जाएगा, क्योंकि ये पहले से समझ रखा है कि भाई हम तो जो है इसके साथ जो भी है मैंने अपना जो है समय बिता लिया, अब हमें छोड़कर जाना है, तो ये बहाना ढूंढने लगता है। तो उससे यह साधन के लिए आया था। समझ गए ना। यानी यूँ कहा जाए तो स्वार्थ के लिए रिलेशन बनता है, तो वह संबंध जो है साधन वाला हो जाता है, कि जैसे ही साधन खत्म, अपना काम खत्म। आठवां है कार्य के अनुसार स्थिति। यहाँ पे जो है क्या होता है, स्टेटस अकॉर्डिंग टू रोल। कार्य के अनुसार स्थिति तय किया जाता है। जाति, वंश, धर्म आदि को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। द्वितीयक समूहों में स्थिति उनके कार्य पर निर्भर करती है। माय डियर, द्वितीयक समूह होता है, यहाँ पे जाति, वंश, धर्म आदि को महत्व नहीं दिया जाता है। यहाँ पे द्वितीयक समूहों में उसके कंडीशन, उनके कार्यों पर निर्भर करता है कि किसका कंडीशन किस प्रकार से है। सेल्फ सुफिशियंस, आत्मनिर्भरता। और जो बड़े द्वितीयक समूह है, यहाँ जो बड़ा आकार होता है उसके कारण संबंधों में घनिष्ठता का अभाव का कारण होता है, जिसके कारण सदस्यों को अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए स्वयं को निर्भर रहना पड़ता है। तो द्वितीयक जो क्षेत्र होता है वह काफ़ी बड़ा होता है। यहाँ पे एक दूसरे के बीच में संबंध जो है बहुत घनिष्ठ नहीं होता है, दूरी दूरी के दूरियाँ होती है। यहाँ पे संबंध अगर बनता भी है थोड़ी देर के लिए, तो वह स्वार्थ परे जो है आपका संबंध होगा। समझ गए। आत्म जो है अपने काम निकालने के लिए होगा। तो ये सब आपका जो है यहाँ पे टोटल इंग्लिश दिया गया है, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। इंग्लिश वाले मैंने आपको दोनों प्राथमिक द्वितीयक समूह दोनों पढ़ा दिया, ठीक है। प्राथमिक समूह के उल्टा द्वितीयक समूह है, तो ये चीज़ एक बार रिपीट कर लीजिए। द्वितीयक समूह के विशेषता की बात करेगा, आत्मनिर्भरता होता है, कार्य के अनुसार स्थिति होता है, संबंध साधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, अस्थायी संबंध होता है, औपचारिक नियंत्रण होता है, अव्यक्तिगत संबंध होता है, शारीरिक समीपता आवश्यक नहीं है यहाँ पे, और बड़ा आकार होता है। तो इस प्रकार से सोशियोलॉजी का ग्रुप वाला और आपका सोसाइटी वाला समाप्त हो गया। अब आगे हम लोग जो है पढ़ेंगे, तो साइकोलॉजी के जो प्रश्न बच गए हैं उसको करेंगे। फिर जो है आपका सोशियोलॉजी का एक आध वीडियो आएगा अभी, तो जिसको हम लोग करेंगे। चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।